कल जो हम लोग पढ़े थे, आप लोग रिवाइज करके आए हैं। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम का हम लोग ने कल क्या किया था, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ये सारा निकाला था। और लास्ट में हमने एक सवाल सॉल्व किया था जिसमें हम क्या कर रहे थे कि वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में आपका जो ब्लॉक था, जो स्प्रिंग से अटैच था, उस ब्लॉक पर क्या कर रहे थे, एक छोटा सा स्मॉल मास को डाल रहे थे, बहुत स्लोली उसको डाल रहे थे ताकि उसका वेलोसिटी वहां पर कुछ भी ना हो। और उसके लिए हम लोगों ने क्या करा था, ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करा था, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सारी चीजें हमने निकाली थी। हमने बोला था कि जहां से हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं वहीं से अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, और इसलिए आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग रिवाइज करके आएंगे। आप लोगों ने पढ़ के आया है, ठीक है। अब जब वहीं से जहां से हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर से वही सवाल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा बस चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं कि सपोज करिए कि ये जो था आपका सपोर्ट था, यहां से आपका स्प्रिंग हैंग कर रहा था, ये स्प्रिंग आपका क्या था, शुरुआत में नेचुरल लेंथ पर था, ठीक। आपने क्या करा, इस स्प्रिंग के साथ आपने अटैच कर दिया एक ब्लॉक को आपने अटैच करा इसके नेचुरल लेंथ पर जिसका मास था कैपिटल एम, और बहुत स्लोली इसको आपने क्या करा, इसके मीन पोजीशन तक आने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से बहुत स्लोली अपने मीन पोजीशन पर आएगा। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में देख ली है, ठीक है। यहां से इसका जो नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ से यहां का इसका मीन पोजीशन कितने दूरी पर था आपका, mg/k। किसी को डाउट है क्या इसमें? मीन पोजीशन पर नेट फोर्स होना चाहिए जीरो, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब नीचे लगना फोर्स mg और ऊपर लगने वाला फोर्स जो आपका स्प्रिंग का फोर्स है वो दोनों बराबर होगा। तो kx कहां पर बराबर होगा mg के, kx बराबर होगा x इक्वल टू mg/k पर। तो ये दूरी हमने निकाल ली mg/k। अब यहां तक आपने लास्ट क्लास में क्या किया था, यहां तक आने के बाद आपने एक बहुत छोटा सा मास स्मॉल m इस वाले मास पर हल्के से बिल्कुल धीरे से आपने रखा था, ठीक। इस बार क्या कर रहे हैं कि उसी स्मॉल मास m को, ये जो आपका स्मॉल मास m है, इसको हम यहां से ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप इस प्रकार से कर रहे हैं कि जब ये यहां पर इससे टकराने वाला है उस वक्त पर जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी हो चुकी है स्मॉल u। इस स्मॉल मास m की जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है स्मॉल u जस्ट इससे टकराने से पहले, और टकरा करके ये क्या कर रहा है, इसी के साथ चिपक जा रहा है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। पढ़ाया था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, उसमें क्या होता था, जब दो बॉडीज आपस में एक साथ टकराती थी तो क्या होता था, कोलिजन के बाद एक दूसरे के साथ वो चिपक जाती थी ताकि आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो हो जाता था, आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाता था। तो यहां सेम चीज हो रहा है कि आपका ये स्मॉल मास m आया, और जब ये मास कैपिटल M से टकराएगा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी है u, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर इसके टकराने के बाद क्या होगा, इधर आपका नीचे लगने वाला वेट ग्रेविटी बढ़ गया तो क्या हो गया, उसको नीचे लेकर के आएगा। नीचे कहां तक लेकर के आएगा, सबसे पहले तो मीन पोजीशन तक लाएगा। मीन पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो होगा, बट मीन पोजीशन पर आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, क्या करेगा, उसको और वहां से नीचे लेकर के ले जाएगा, और उसके बाद मीन पोजीशन के अबाउट आपका जो बॉडी है वो क्या करना शुरू कर देगा, SHM करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहां से आगे का फिगर बनाते हैं। यहां पर आपने इसको ड्रॉप करा, ड्रॉप करने के बाद ये इसके साथ चिपकेगा, और चिपकने के बाद मान लेते हैं कि ये नीचे आया, और यहां पर लेट अस सपोज कि इसका ये मीन पोजीशन था, बट आपको पता है कि ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, ठीक है। ये इसका मीन पोजीशन है, यहां पर इसका नेचुरल लेंथ था, ठीक है। मीन पोजीशन का नेचुरल लेंथ से दूरी आपको पता है, निकाल सकते हैं। अब आपको बताना है, क्वेश्चन आप ही सॉल्व करिए, हम नहीं सॉल्व करेंगे। जब आप पहले आप एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो आपका बॉडी SHM कर रहा है, इस मीन पोजीशन के अबाउट जो आपका SHM करेगा, इसका पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, टाइम पीरियड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, और इसका एम्पलीट्यूड भी बताइए। उसके बाद हम यहां पर लिख देते हैं क्या क्या आपको बताना है। सबसे पहले आप इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बताइए, उसके बाद आप इसका टाइम पीरियड t बताइए, उसके बाद आप इसका फ्रीक्वेंसी f बताइए, फिर आप इसका क्या बताएंगे, आप इसका बताएंगे एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसके बाद आप बता दीजिए इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, और लास्ट में आप बता दीजिए इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। आई रिपीट, सवाल इतना सा है कि आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम यहां पर रखा हुआ था, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पर था। आपने क्या करा, एक स्मॉल मास m यहां पर ड्रॉप करा, इस तरह से ड्रॉप करा कि इसके साथ टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी हो चुकी है स्मॉल u, और कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब टकराने के बाद ये क्या करेगा, इसके साथ चिपक जाएगा। अब जो SHM स्टार्ट होगा मीन पोजीशन के अबाउट, उस SHM का आपको ये सारा डेटा बताना है, ओमेगा, t, f, a, Vmax और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। 2 मिनट सोचिए, ट्राई करिए, और अगर नहीं आता है तो फिर हम आपको बताते हैं। चलिए जी,
सिचुएशन को समझिए फिर से। आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ था। इस मास को जब आपने स्प्रिंग के साथ नेचुरल लेंथ पर अटैच करा था तो ये क्या करेगा, इसको नीचे लेकर के आ जाएगा, यहां पर आपका रखा हुआ था। यहां पर आने के बाद मतलब जब इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो गया था, उसके बाद आपने क्या करा, एक स्मॉल मास m को ऊपर से ड्रॉप करा, इस तरह से ड्रॉप करा कि जब ये इसके साथ टकराने वाला होगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी u हो चुकी होगी। ठीक, अब जैसे ही इसके साथ टकराएगा नीचे का लगने वाला ग्रेविटी फोर्स बढ़ गया, क्या करेगा, नीचे लेकर के आएगा, मीन पोजीशन तक जाएगा, मीन पोजीशन पर नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, बट मीन पोजीशन तक आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी और उस वेलोसिटी के चलते ये मीन पोजीशन को नीचे जाकर के क्रॉस करेगा और आपका SHM होना शुरू हो जाएगा मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, पिछले केस में जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें आपने देखा था कि जब आप इस मास m को अटैच कर रहे थे, बहुत स्लोली अटैच करने से हो क्या रहा था कि ये जो आपका SHM स्टार्ट हो रहा था वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब था कि हमने इस पोजीशन को मान लिया था इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद है आपको? इस बारी क्या ये SHM यहां से इस पोजीशन से क्या रेस्ट से स्टार्ट होगा या उसका कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये जो आपका मास आ रहा है वो कुछ वेलोसिटी अपने साथ लेकर के आ रहा है और वो अपनी वेलोसिटी क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तब होगा। तो क्या हम इस इंस्टेंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? हाँ, हम निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है कोलिजन चैप्टर में कि हम अगर कहीं पर भी कोई सा भी कोलिजन हो रहा है वहां पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, वो हमेशा एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? इनिशियल मोमेंटम लिखो, इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम किसके पास है? सिर्फ इसके पास है, ये तो आपका रेस्ट पर है, तो इसकी मोमेंटम कितनी है, m इंटू यू, नीचे की तरफ, नीचे को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के। फाइनली क्या हो रहा है कि ये जब इसके साथ टकरा रहा है तो इसके साथ चिपक जा रहा है और चिपक करके दोनों साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चिपकने के बाद इनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है v। तो अगर आप दोनों PI PF के बराबर है तो यहां से आप v निकाल सकते हो। v क्या हो जाएगा, mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। हो गया, ये आया क्या, ये समझ में आया? मतलब कि जैसे ही ये मास स्मॉल मास m इस कैपिटल मास m से टकराएगा, कोलाइड करेगा, कितनी वेलोसिटी से नीचे आना शुरू करेगा, तो mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। मतलब कि ये SHM रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है, और अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है मतलब इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं कह सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में कह दिया था। ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। आया समझ में? तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको नहीं बोल सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, हम नेचुरल लेंथ से इसका जो मीन पोजीशन है, SHM का जो मीन पोजीशन होगा वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि मीन पोजीशन पर नेट फोर्स हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप निकाल लो कि यहां पर आपका मीन, कहां पर आपका मीन पोजीशन होगा, यहां पर आपका नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, नीचे लगने वाला फोर्स बराबर क्या हो जाएगा आपका ऊपर लगने वाले स्प्रिंग फोर्स के बराबर। तो आप क्या कर दीजिए कि x को बराबर कर दीजिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी के। तो यहां से आपका x क्या आ गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन के। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे है मीन पोजीशन, तो ये है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपका मीन पोजीशन कितना नीचे है, तो आपका ये जो दूरी है इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो कितनी है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन के। आई बात समझ में? अब जब ये मास मीन पोजीशन पर आएगा तो यहां रुकेगा तो नहीं, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी। ये क्या करेगा, उससे नीचे जाएगा। एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका इस मीन पोजीशन से कुछ नीचे जा चुका है, x दूरी नीचे जा चुका है। मान लेते हैं कि आपका मीन पोजीशन से x दूरी नीचे आ चुका है, यहां पर आपका स्मॉल m है। तो जब ये मीन पोजीशन से x दूरी नीचे आ चुका होगा तो आपका स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ से जो इलोंगेशन है, इस इलोंगेशन से ज्यादा हो चुका होगा। मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो चुका होगा, नीचे लगने वाला फोर्स ग्रेविटी से। तो क्या होगा आपका ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो चुका होगा, k इंटू यहां से यहां तक का दूरी कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई के प्लस ऑफ x। अगर आप इस दूरी को x बोल रहे हैं तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना हो गया, इतना प्लस x। ये फोर्स लगेगा ऊपर। ठीक है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे आपका फोर्स लग रहा है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू a।
टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपका कितना हो गया ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू आपका एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा ये k से k कट जाएगा, आपका यहां पर क्या आया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g प्लस ऑफ kx माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g इज इक्वल टू क्या कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू a। ये हो गया आपका कैंसिल। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई kx अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब आगे आपको पता है क्या करते थे हम लोग, इसी को किसके साथ इक्वेट करते थे ओमेगा स्क्वायर x से, और यहां से आपका ओमेगा आ जाता था कितना अंडर रूट k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और अगर आप ओमेगा तक पहुंच चुके हैं तो अगला स्टेप टाइम पीरियड आपको पता है कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड आप भी यहां पर लिख दो, आप टाइम पीरियड कितना हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई k। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी निकालना है, आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्या ओमेगा निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गई, इतना लिखिए। इसके आगे बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड पे। तो आपने इस कंडीशन के लिए, इस केस के लिए ओमेगा फाइंड आउट कर लिया है, आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया, आपने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली। अब बात है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के दूरी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट डे सॉल्व करा था, उसमें ये आपका एसएचएम स्टार्ट हो रहा था रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने इसको बोल दिया था इक्विलिब्रियम पोजीशन। और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या किया था, मीन पोजीशन की दूरी हमें पता है और आपकी एक्सट्रीम पोजीशन की भी दूरी पता थी, इस वाले दूरी में से इस वाले दूरी को हमने घटा करके एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिया था। बट दिक्कत यह है, अभी इस सवाल में दिक्कत यह है कि ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है ही नहीं। आपको एक्सट्रीम पोजीशन कहां है, एक्यूरेट उसका पोजीशन पता है ही नहीं। जो आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आपका एम्पलीट्यूड कहां है, बताइए। इस सवाल का ब्यूटी इसी में है। ये तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, ये लास्ट क्लास में भी आपने सॉल्व करा है, बट इस सवाल का एक्चुअल ब्यूटी इसी में छिपा हुआ है कि इसका एम्पलीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सोचिए, इस पोजीशन पर, ठीक है माना कि यहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, बट इस पोजीशन पर आपको वेलोसिटी पता है, इस पोजीशन की वेलोसिटी आपको पता है कि यहां पर आपका बॉडी जब होगा तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, v आपको पता है, ठीक है। आपको ओमेगा पता है, आपने ओमेगा निकाल लिया है, ठीक है। आपको मीन पोजीशन से, ठीक है ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, मान लिया कि एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, बट इस पोजीशन का जो भी ये पोजीशन है, इसका मीन पोजीशन से दूरी, ये दूरी हमें पता है क्या, यहां से यहां का दूरी पता है आपको, यहां से यहां का दूरी पता है आपको, तो ये वाली दूरी आप निकाल लेंगे। मतलब अगर हम इसको कोई सा भी पोजीशन मान लेते हैं कि ये कोई एक्स पोजीशन पर है, तो यहां से मीन पोजीशन से एक्स की दूरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई के माइनस कैपिटल M जी बाई के होगा। तो आपका x यहां से हो जाएगा, आपका x हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई के माइनस कैपिटल M जी बाई के होगा। यहां से आपका x क्या हो जाएगा, कैपिटल M जी बाई के प्लस स्मॉल m जी बाई के माइनस कैपिटल M जी बाई के, ये कैंसिल हो गया। तो आपका यहां से x आ गया क्या, स्मॉल m जी बाई के। मतलब इस SHM का, इस पोजीशन का, जो x, जिस पोजीशन को हम x बोल रहे हैं, इस पोजीशन का हमें वेलोसिटी भी पता है और इस पोजीशन की हमें मीन पोजीशन से दूरी भी पता है, और हमें ये फॉर्मूला भी पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पता है। अब आपको v पता है, आपको ओमेगा पता है, आपने x भी फाइंड आउट कर लिया, क्या आप a नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा आपका a, निकालो। देखिए आपको पता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पोजीशन की वेलोसिटी आपको पता है क्या है, ये mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसको v की जगह लिखा। ओमेगा आपने निकाला था क्या, अंडर रूट k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये था आपका ओमेगा।
इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स के जगह आप क्या लिख सकते हैं जो अभी आपने लिखाया था mg बाई के, यानी कि स्मॉल mg बाई के का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये जो रूट आ रहा है वो हट जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, m स्क्वायर u स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m बन जाएगा, इंटू ये क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस mg बाई k का माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर बन गया। अब देखिए ये आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m यहां से एक काट दिया, कट गया आपका। ये जो k है, ये k आपका कहां आ गया, यहां पर आ गया आपका, ठीक है। a स्क्वायर को इधर रहने दीजिए और इसको आप इसके साइड भेज दीजिए, तो आपका a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आपका हो जाएगा m स्क्वायर। चलिए यहां तक हम लोग आ चुके थे, आपने k को यहां भेज दिया था, a स्क्वायर को इधर रहने दो और m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ये आपका यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाई k इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर बन गया। अब आप क्या करो, a आपको निकालना है तो इसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाई k इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर आया। ये है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, सवाल समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया। ओमेगा और टाइम पीरियड के निकालने का वही तरीका था जो आप पहले सवाल में कर रहे थे, ठीक है। मीन पोजीशन तक गए, मीन पोजीशन की दूरी निकाली आपने और मीन पोजीशन से नीचे आपने एक्स डिस्प्लेस करा, फिर आपने नेट फोर्स को बराबर कर दिया एमए के और आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन आया, वहां से ओमेगा स्क्वायर एक्स से आपने कंपेयर करके ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। और एक बार आपका ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकल गई, ठीक है। बट तो आपका ओमेगा निकल गया तो टी आ गया, टी से आपने एफ निकाल लिया। मेन यहां पर निकालना था, वो क्या निकालना था, आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपने कौन सा रिलेशन यूज किया, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि आपको जो सिचुएशन स्टार्टिंग में दी हुई थी इस कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में, यहां से आपने इस पोजीशन का v निकाल लिया था। अब ठीक है, उसके बाद x भी निकल गया और हमारा फॉर्मूला से आपका सारा आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर आप एम्पलीट्यूड तक पहुंच चुके हैं, आपका एम्पलीट्यूड भी आ गया है, ओमेगा भी आ गया है, तो क्या वेलोसिटी मैक्सिमम आप निकाल लेंगे। क्या से निकालेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू ओमेगा। आपको a पता है, आपको ओमेगा पता है, a इंटू ओमेगा करिए, आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हाफ इंटू टोटल मास इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम का होल स्क्वायर। तो वो सब तो आप कर लेंगे आराम से, वो बताने का तो जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। आप लोगों ने एक चीज अच्छा स्टार्ट करा है, जो आज से आप लोगों ने स्टार्ट करा है, वो है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। ग्रुप स्टडी अगर आप नहीं करेंगे ना, देखिए मैं आपको बार बार बोल रहे हैं, मोटिवेशन बनाना एक तो होता है बंदा अंदर से इतना मोटिवेटेड हो, खुद से ही इतना मोटिवेटेड हो कि उसको बाहर किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, बाहरी किसी से भी किसी को उसको जाकर के बोलना ना पड़े कि भाई तुमको पढ़ना है। और ऐसे बच्चे होते हैं, इनको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं होती है। बट अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, अगर आपने अभी तक उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा कि यार पढ़ाई वाला माहौल बने। और इस शहर में वो माहौल मिलने से आपको रहा, वो तो मिलने वाला है नहीं। स्कूल जाओगे तो वहां बच्चे अलग ही ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, उनको मतलब ही नहीं है, और बहुत मुश्किल है ऐसे सिचुएशन में पढ़ पाना। तो बेहतर है कि जब आप एक साथ आ रहे हैं, एक साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो एक साथ बैठिए। और ऐसा नहीं कि बैठे तो वहां पर चर्चा कुछ और ही निकल गया, 2 दिन तो पढ़ाई की बात हुई, तीसरे दिन से लूडो खेलने लगे चारों बैठ करके। वो नहीं करना है। चारों 4 कॉर्नर पकड़िए, टाइम सेट करिए, 1 से 1.5 घंटा तक किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा, चारों बैठ करके पढ़ेंगे। जब आपका खत्म हुआ टाइम, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि यार इस सवाल में तुमने इसको कैसे बनाया और मैंने इसमें क्या गलती करी थी। वो सारा डिस्कशन बैठ करके आप चारों एक साथ करेंगे। 1 महीना करके देखिए, 1 महीने के बाद आप देखेंगे आप चारों का जो बाकी बाहर जो बच्चे हैं उनसे जो लेवल होगा वो काफी ऊपर हो चुका होगा, काफी ऊपर हो चुका होगा। समझ रहे हैं ना आपको। अच्छा ये भी आपको बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और ग्रुप स्टडी में किसी बच्चे का जो लेवल है वो काफी अच्छा है और किसी बच्चे का लेवल है वो काफी वीक है, तो ग्रुप स्टडी का एक डिमेरिट भी होता है। वही डिमेरिट भी है, उसी को मेरिट भी बोल लो। अब जिस बच्चे का लेवल कमजोर है ना, वो बेचारा समझता है यार कि हम इस ग्रुप में बिलोंग ही नहीं करते,
एक तरीका है इसको ऐसे देखने का कि हम यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करते हैं, मेरे से तो होगा ही नहीं। दूसरा इसी तरीके को इसी चीज को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है कि आज मेरे से नहीं हो रहा है, बट 1 महीना के बाद यहाँ बाकी जितने भी हैं जिनसे आज हम नीचे हैं उनको हम बीट करेंगे। जिससे आप नीचे हैं ना, वो नीचे होना आपको ये नहीं दिखा रहा यार कि तुमको कुछ नहीं आता है, वो नीचे होना आपको ये बताता है कि अभी तुमको बहुत कुछ सीखना बाकी है। समझ रहे हैं ना आप? तो आपका अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, चाहे यहां पर करो, आप ग्रुप स्टडी करो, कल के और बच्चे आएंगे उनके साथ बैठ के पढ़ोगे, अगर आपका लेवल उनसे मैच नहीं कर रहा है, अगर आप ऊपर है बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नीचे हैं तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि यार आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। नहीं, ऐसा नहीं है, आप पूरी तरह से बिलोंग करते हैं अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो। आपको बस अगर आप नीचे हैं तो बस उसका एक ही मतलब है कि अभी आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, और अच्छी बात है कि आपके पास समय भी बाकी है। समझ रहे हैं ना? आप उन बच्चों के सिचुएशन से काफी ज्यादा बेटर सिचुएशन में हैं जो आज 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बट उनको अगर जा करके उनके सामने नाम ले लो जेईई मेंस का तो उनका चेहरा उतर जाता है कि उनको पता है कि उन्होंने सिर्फ समय बर्बाद किया है, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद किया है। पढ़ने को यहां गए, पढ़ने को वहां गए, इस कोचिंग में गए, उस कोचिंग में गए, बट अंततः कुछ नहीं किया। इस कोचिंग से उठा, दूसरे कोचिंग में गए, जंप। देखो टीचर ना यार, देखो तुमको हम सिंपल बात बता रहे हैं, कोई भी टीचर आपको रैंक नहीं दिलवा सकता है, कोई भी टीचर नहीं। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका शॉर्टकट नहीं। अगर आप ऐसा टीचर खोज रहे हैं जिसके क्लास में जाते ही आपको पढ़ना ना पड़े, बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाए, तब तो भैया कभी नहीं होगा। हर टीचर आपको पढ़ा सकता है, पढ़ने के लिए बता सकता है कैसे पढ़ना, बट पढ़ना तो आप ही को है ना यार। तो वो इस चीज को दिमाग में रख करके पढ़िए, ठीक है? आप मेहनत करने को रेडी रहो, आपका पक्का है कि होगा ही होगा। और दूसरी बात, हमेशा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, अभी जब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दिए हो, आप लोग को हम एक बहुत अच्छा एडवाइस दे रहे हैं बाबू कि हमेशा एक नज़र ये भी रखना कि बाकी जो आपका इंडिया है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, वो लोग का क्या चल रहा है, वो लोग के दिनचर्या में क्या क्या चीज़ है जो आपके दिनचर्या में नहीं है। जैसे आज हमने आपको एक वीडियो भेजा था सुबह में, उस वीडियो में आपने सुबह में या कल रात में वीडियो आपको भेजा गया था, जिस वीडियो में आपने देखा था कि सुबह के कड़ाके की ठंड में, और आपको पता होना चाहिए कोटा में ज्यादा ठंड पड़ता है यहाँ की तुलना में, तो वहां इतने ठंड में सुबह बच्चे उठ करके जैकेट पहन करके 2-2 किलोमीटर लंबा लाइन लगा करके अगर टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, तो आपको उन बच्चों के साथ कंपीट करना है। उनके पास है एडवांटेज कि वो एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां जेईई, जहां आईआईटी का ही बात, जहां के हवा में आईआईटी का बात बैठा हुआ है, वहां चर्चा और किसी बात की होती ही नहीं होगी। और आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां आईआईटी किसी को पता ही नहीं है, पता है तो बहुत कम बच्चों को पता है, और जिनको अच्छे से पता है वो खुद बाहर चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपको अब यहां पर है आपके साथ एक डिसएडवांटेज है, बट इस डिसएडवांटेज को इलाज क्या है, इसका एडवांटेज को आप कैसे इसको मिनिमाइज करेंगे इस डिसएडवांटेज को? तो आप हमेशा आप ऑनलाइन दुनिया में रह रहे हो, इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हो, आप हमेशा एक नजर उस शहर पर भी रखेंगे, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी रखेंगे जहां पे कॉम्पिटिटर्स बैठ करके पढ़ रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं, वो कौन से सवाल लगा रहे हैं, कौन से बुक्स बना रहे हैं, कहां से क्वेश्चंस बना रहे हैं, उनका दिनचर्या क्या है, ये सारी बातों पर आप नजर रखेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे, और जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे वैसे आपको खुद को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। आगे हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब भाई क्या है, स्प्रिंग्स को हम कंबाइन करने वाले हैं अलग अलग तरीके से। पहला जो तरीका होने वाला है वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। पहला लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन? मान लो कि ये आपका इस प्रकार का सिस्टम है, ये है आपका सपोर्ट, ठीक है, वॉल या फिर ग्राउंड जो भी कह लो। यहां पर आपका एक मास रखा हुआ है, मास है आपका कैपिटल M, ठीक है। ये जो मास है ये वॉल के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ 2 स्प्रिंग्स। 2 स्प्रिंग्स जो है इस मास को वॉल के साथ कनेक्ट कर रही है। ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं आपकी, जो आपका स्प्रिंग 1 है इसका स्टिफनेस है K1, और जो आपका स्प्रिंग 2 है इसका स्टिफनेस है आपका K2, करेक्ट। अगर आपने इस सिस्टम को, अभी आपका ये सिस्टम रेस्ट पर था, आपने क्या करा, इस सिस्टम को थोड़ा सा हल्का सा
x दूरी जो है राइट डायरेक्शन में आपने खींच करके डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही आप डिस्टर्ब करेंगे, जैसे ही आप डिस्टर्ब करेंगे क्या होगा, क्या होगा बताइए? SHM स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका जो SHM है जैसे पहले हो रहा था सिंगल स्प्रिंग के केस में, उसी प्रकार से आपका SHM स्टार्ट हो जाएगा। आपने क्या करा, यहां से हल्का सा इस मास को, ये आपका K1 स्प्रिंग था, या आपका K2 स्प्रिंग था, आपने इसको x दूरी, मास को आपने x दूरी डिस्प्लेस करा है इसके मीन पोजीशन से। क्या था आपका मीन पोजीशन, ठीक है। जब आपने इसको डिस्प्लेस करा तो दोनों ही जो स्प्रिंग्स हैं K1 और K2, दोनों स्प्रिंग्स जो है दोनों में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों में इक्वल इलोंगेशन हुआ। कितना हुआ? x। तो दोनों स्प्रिंग्स, अगर ये वाला भी स्प्रिंग आपका x खींचा है और दूसरा वाला जो स्प्रिंग है ये भी अगर आपका x खींचा है, तो दोनों स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा K1 इंटू x, और ये फोर्स कितना लगाएगा? K2 इंटू x, ठीक है। तो नेट फोर्स जो लेफ्ट डायरेक्शन में लगा वो कितना लगा? K1 x प्लस K2 x, मतलब कि K1 प्लस K2 इंटू x, ठीक है। टोटल लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना हुआ? K1 प्लस K2 इंटू x। अब अगर हम चाहते हैं कि जो काम हम दो अलग अलग स्प्रिंग्स को लगा करके कर रहे हैं वही काम हम एक स्प्रिंग से करें, जो हमने SHM दो स्प्रिंग्स को लगा के करवा रहे हैं, सेम चीज अगर हम एक स्प्रिंग से करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हटा करके एक ऐसा स्प्रिंग लगाना पड़ेगा जो सेम आपका SHM करवाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां पर इसको हटा करके, दो स्प्रिंग्स को हटा करके हमने क्या करा, एक सिंगल स्प्रिंग यहां पर लगाया, एक सिंगल स्प्रिंग यहां पर लगाया, और इस यहां पर भी मास आपका क्या है? m, और इस स्प्रिंग का ये आपका इसका जो स्टिफनेस है इसको बोल देते हैं K इक्विवेलेंट। क्या बोल देते हैं? K इक्विवेलेंट। अब आप क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को भी आप कितना दूरी खींचेंगे? x खींचेंगे, तो आपका सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। जो यहाँ K1 प्लस K2 इंटू x फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, इस स्प्रिंग के द्वारा उतना ही फोर्स लगना चाहिए ना। तब तो हम बोलेंगे कि भाई ये आपका सही रिप्लेसमेंट है। अगर हम बोले कि भाई हमको विप्लव को हटाना है रूम से और किसी ऐसे बच्चे को लाना है जो बिल्कुल विप्लव ही जैसा हो, या फिर हम ऐसे समझो, अगर हम विप्लव और आनंद दोनों को बाहर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक ऐसे बच्चे को लाए, सिंगल ऐसे बच्चे को लाए जिसका मास इन दोनों के मास के बराबर हो, तो इन दोनों के मास का सम उस बच्चे के मास के बराबर होना चाहिए ना। तो उसी तरह से जो यहाँ दो स्प्रिंग्स थे, दोनों स्प्रिंग्स मिलकर कितना फोर्स लगा रहे थे? K1 प्लस K2 इंटू x। हमने बोला इनके बदले हम एक स्प्रिंग को लाना चाहते हैं और ये जो एक स्प्रिंग होना चाहिए ये भी उतना ही फोर्स लगाना चाहिए, कितना जितना ये दोनों लगा रहे हैं। तो ये कितना फोर्स लगा रहा है? ये फोर्स आपका लगा रहा है K इक्विवेलेंट इंटू x फोर्स लगा रहा है, और ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या? K इक्विवेलेंट इंटू x इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू x। x से x हो गया कैंसिल, तो आपको पता चल गया कि जो आप स्प्रिंग लगाने का सोच रहे हैं उस स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या है? K1 प्लस K2 है। मतलब अगर आप इन दोनों स्प्रिंग्स को हटा करके एक स्प्रिंग लगाना चाह रहे हैं तो उस एक स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होनी चाहिए? K1 प्लस K2 के बराबर होना चाहिए। ये कब होगा? जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। आया समझ में? लिखिए। सपोज करिए इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और सेटअप होता है। ये कैसा होता है कि मान लीजिए इस प्रकार से आपका सिस्टम है, यहां आपका रखा हुआ है मास, ब्लॉक ऑफ मास m, इस वाले वॉल से ये कनेक्टेड है विद स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 1 का स्टिफनेस है K1। इस वाले वॉल से कनेक्टेड है विद स्प्रिंग 2 और स्प्रिंग 2 का स्टिफनेस है आपका K2। ठीक, आपने क्या करा, थोड़ी देर के बाद यहां पर आपका ये रेस्ट पे रखा हुआ था, रेस्ट पर रखा हुआ था, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है? यहां पर 0 है। नेट फोर्स 0 है मतलब ये क्या है? इसका मीन पोजीशन है। ठीक, थोड़ी देर के बाद आपने क्या करा कि इस मास को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कैसे किया कि आपने इस मास को हल्का सा डिस्प्लेस करके इसके मीन पोजीशन से, यहां इसका मीन पोजीशन था, आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके x लेफ्ट डायरेक्शन में आप लेकर के चले गए। होगा क्या कि आपका जो स्प्रिंग 1 था वो हो जाएगा कंप्रेस। स्प्रिंग 1 में कंप्रेशन क्या हो गया? x, और आपका जो स्प्रिंग 2 है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इलोंगेट होगा। ये आपका K2, इसमें इलोंगेशन हो गया x, इसमें कंप्रेशन हो गया x। ठीक, जितना आपका स्प्रिंग 1 कंप्रेस हुआ है उतना ही आपका स्प्रिंग 2 क्या हुआ है? इलोंगेट हुआ है। ठीक, अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि स्प्रिंग 1 जो है वो फोर्स लगाएगा किधर? राइट डायरेक्शन में। कितना लगाएगा? K1 इंटू x,
और स्प्रिंग 2 ये आपका किधर फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा राइट डायरेक्शन में, कितना लगाएगा K2 इंटू एक्स। तो आपका जो ब्लॉक है मास m का, इस पर नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स लगा K1x प्लस K2x, मतलब कि K1 प्लस K2x, ये रहा नेट फोर्स। अब अगर आप चाहते हैं सेम कि ये जो काम आप दो स्प्रिंग्स लेकर के कर रहे हैं, अगर वही काम आपका एक सिंगल स्प्रिंग आकर के कर दे, तो आप क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग या एक स्प्रिंग लगाएंगे, इसका स्टिफनेस होगा K इक्विवेलेंट, और वो कितना फोर्स लगाना चाहिए, वो भी आपका फोर्स लगाना चाहिए K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, और इसका इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इसके द्वारा लगाया गया फोर्स के बराबर होना चाहिए, मतलब K1 प्लस K2 इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए। x x हो गया आपका कैंसिल, K इक्विवेलेंट क्या आ गया यहाँ पर, K1 प्लस K2 के बराबर आया समझ में? किसी को डाउट है? नहीं होनी चाहिए। आप बार बार क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं कि जब हम इस मास को हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस मास पर नेट फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा, तो कितना लगेगा K1x प्लस K2x, यानी कि K1 प्लस K2 इंटू एक्स, इस पर नेट फोर्स लगेगा। अब यही फोर्स हम चाहते हैं कि सिर्फ एक स्प्रिंग में आकर के लगा दें, अगर उस एक स्प्रिंग में भी अगर हम एक्स डिस्प्लेसमेंट करें तो इतना ही फोर्स लगना चाहिए। तो उसके लिए आपका स्प्रिंग का स्टिफनेस कितनी होनी चाहिए, हम मान लेते हैं आपका K इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो K इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर क्या होना चाहिए, इस फोर्स के बराबर K1 प्लस K2 इंटू एक्स के बराबर, तो K इक्विवेलेंट कितना होगा मेरा K1 प्लस K2। ये भी है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही दूसरा सेटअप, ठीक है, लिखिए इसको। हो गया, समझ में आया सबको? आगे बढ़ा जाए। अगला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, अगला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला आपका कॉम्बिनेशन है, ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है जरा समझिएगा। सपोज करिए आपका ये सपोर्ट है, इधर आपका वॉल, इधर आपका ग्राउंड। आपने क्या करा है, इस वॉल से एक स्प्रिंग अटैच करा, ठीक है। इस स्प्रिंग का आपका स्टिफनेस है K1, ठीक। इस स्प्रिंग से आपने दूसरा स्प्रिंग अटैच करा, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस है K2, ठीक। और तब जाकर के यहां पर आपने क्या करा, जो ब्लॉक था आपका m मास का, उसको आपने अटैच करा। यहां पर आपका सिस्टम रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब नेट फोर्स 0 है, मतलब ये आपका मेन पोजीशन है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपने क्या करा, स्प्रिंग 1 को आपने बॉडी को इस तरह से डिस्प्लेस करा कि आपका स्प्रिंग 1 जो है, स्प्रिंग 1 में आपका एक्सटेंशन हो गया कितना, स्प्रिंग 1 में आपका एक्सटेंशन हो गया, लेट अस सपोज ये आपका K1 था, इसमें एक्सटेंशन हो गया x1। स्प्रिंग 1 में एक्सटेंशन हो गया x1, आपने इस तरह से बॉडी को खींचा है। स्प्रिंग 2 में आपका एक्सटेंशन हो गया, लेट अस सपोज स्प्रिंग 2 में आपका एक्सटेंशन हो गया, लेट अस सपोज K2 था, इसमें एक्सटेंशन हो गया आपका x2, ठीक। तो अगर आपका स्प्रिंग 1 x1 खींचा, स्प्रिंग 2 x2 खींचा, तो आपका बॉडी में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन पोजीशन से, x1 प्लस x2 हुआ ना। यहां पर आपका बॉडी इनिशियली था और आपका बॉडी यहां पर आ गया, और यहां पर आने के लिए स्प्रिंग 1 में एक्सटेंशन हुआ x1, स्प्रिंग 2 में एक्सटेंशन हुआ x2, तो बॉडी में टोटल आपका एक्सटेंशन यहां पर कितना हो गया, x1 प्लस x2। यहां से लेकर के यहां की दूरी कितनी हो गई, x1 प्लस x2, ठीक। अब भाई एक बात बताओ, स्प्रिंग 1 में कितना एक्सटेंशन हुआ था, x1, तो स्प्रिंग 1 में कितना टेंशन डेवलप होगा, K1 इंटू x1। स्प्रिंग 1 में कितना टेंशन डेवलप होगा, K1 इंटू x1, ठीक है, होगा। स्प्रिंग 2 में कितना एक्सटेंशन हुआ, x2। अगर स्प्रिंग 2 में x2 एक्सटेंशन हुआ है तो स्प्रिंग 2 में कितना टेंशन डेवलप होगा, K2 इंटू x2 होगा। और ये दोनों टेंशन आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। तो आपका टेंशन जो है दोनों स्प्रिंग में थ्रू आउट द स्प्रिंग्स K1 x1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, K2 x2 के बराबर होना चाहिए। ये दो बातें समझ में आई। आपने स्प्रिंग 1 में x1 एलोंगेट करा, स्प्रिंग 2 को x2 एलोंगेट करा, तो बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मीन पोजीशन से, x1 प्लस x2। दूसरी बात, आपका स्प्रिंग में टेंशन था K1 x1, स्प्रिंग 2 में टेंशन था कितना, K2 x2। दोनों स्प्रिंग का टेंशन इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि टेंशन इक्वल टू K1 x1 इक्वल टू K2 x2। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमने
कयामत नहीं, जो हमने करामात 2 स्प्रिंग से करा है, सेम करामात हम एक स्प्रिंग से करना चाहते हैं, जैसे हमने पिछले केस में किया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्प्रिंग्स को हटा करके एक सिंगल स्प्रिंग लगाएंगे, इन दोनों स्प्रिंग्स को हटा करके। और क्या हम चाहेंगे कि हमारा जो सेम जो यहां पर टेंशन डेवलप हुआ था, सेम आपका इस स्प्रिंग को लगाने के बाद भी टेंशन डेवलप हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों K1 K2 को हटा करके एक स्प्रिंग लगाया जिसका हमें K इक्विवेलेंट, इसके स्टिफनेस को K इक्विवेलेंट मान लेते हैं, जिसको हमें निकालना है। हमें नहीं पता है कि कितना होगा, बट हमने K इक्विवेलेंट इसका स्टिफनेस का एक स्प्रिंग यहां पर लगाया है। और हमने क्या करा, हम चाहते हैं कि अगर इस वाले स्प्रिंग को भी अगर हम x1 + x2 इलोंगेट कर दे तो आपका सेम टेंशन डेवलप हो जाए। ठीक है, तो यहां पर इस वाले स्प्रिंग को जब आप x1 + x2 आप इलोंगेट करेंगे तो यहां टेंशन कितना डेवलप होगा, इस वाले स्प्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, ये होगा आपका K इक्विवेलेंट इनटू x1 + x2 होगा। और ये टेंशन इस टेंशन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग है। जैसे 2 बच्चों को हटाया और चाहते हैं कि कोई तीसरा बच्चा है जो दोनों के मास के बराबर उसका इकलौते का मास हो, तो दोनों का मास का समेशन उसके मास के बराबर होना चाहिए ना। तो सेम चीज यहां पर है कि अगर आप 2 स्प्रिंग्स को हटा करके यहां एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगा रहे हैं, तो इसका टेंशन जो टेंशन इसमें डेवलप हो रहा है, वही टेंशन इनके टेंशन के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आपका जो टेंशन है कितना है इसमें, K इक्विवेलेंट इनटू x1 + x2, और ये टेंशन इस वाले टेंशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये टेंशन कितना था, ये टेंशन था आपका K1 x1 और K2 x2 इसके बराबर था। यहां से आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, x1 = T/K1 और आपका x2 = T/K2 लिख सकते हैं क्या। अब आप क्या करिए, इसी x1 को यहां डाल दो और इसी x2 को यहां डाल दो, डाल सकते हैं क्या, डाल दीजिए। तो आपका t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा K इक्विवेलेंट इनटू x1 के जगह डाला आपने T/K1 और x2 के जगह डाला आपने T/K2। ठीक है, t को क्या ले लो, t को आप ले लो कॉमन, t को कॉमन लेकर के बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/K1 + 1/K2। t से हो गया t आपका कैंसिल हो गया, आपका 1, ये जो K इक्विवेलेंट है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 1/K इक्विवेलेंट = 1/K1 + 1/K2। ये हो गया इक्विवेलेंट स्टिफनेस का फॉर्मूला इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में, किसी को डाउट है, नहीं ना, पक्का लिख लो। आपका एक ब्लॉक है मास m का, इसको आपने कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया हुआ है। आपके सारे स्प्रिंग्स जो है, जिनका जो भी स्प्रिंग से आपने इसको कनेक्ट करा है, उसका स्टिफनेस सबके सामने लिखा हुआ है। आपको इस ब्लॉक का, अगर ये ब्लॉक एक स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब SHM कर रहा है, स्मॉल SHM कर रहा है, तो आपको उसके लिए क्या, उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। जल्दी बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होगा। फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, सीरीज के लिए क्या होता है, फॉर्मूले आपके सामने हैं, यूज कीजिए और इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल करके आप फाइनली इसका टाइम पीरियड निकाल के बताइए। चलिए देखिए, बारी बारी से सब पे चलते हैं। ये जो आपका 3K और 3K है, दोनों स्प्रिंग्स, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज के लिए हम इक्विवेलेंट आपका स्टिफनेस निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे और उस वाले सिंगल स्प्रिंग को लगा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम पहले लिखने जा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/K इक्विवेलेंट = क्या, 1/K1 + 1/K2 होता है। तो यहां से आपका 1/K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/3K + 1/3K होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2/3K लिख सकते हो। तो यहां से आपका K इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3K/2 आया। मतलब इन दोनों स्प्रिंग्स को हटा करके आप एक सिंगल स्प्रिंग भी लगा सकते हैं, जिसका स्टिफनेस कितना होगा, इसका स्टिफनेस होगा 3K/2। किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो दोनों आपके स्प्रिंग्स हैं ये भी सीरीज में है, सीरीज में है तो इनके लिए भी क्या हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दीजिए। 1/K इक्विवेलेंट = क्या, 1/2K + 1/2K, मतलब क्या, 2/2K, 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल, तो यहां से आपका K इक्विवेलेंट हो गया K के बराबर। मतलब इन दोनों स्प्रिंग्स को भी हटा करके क्या आप एक सिंगल स्प्रिंग लगा सकते हैं, हाँ आप लगा सकते हैं, लगा दीजिए। इनको भी हटाया हमने और एक सिंगल स्प्रिंग लगाया कितने का, K का। ठीक है,
यहां पर भी आपको 3 स्प्रिंग्स दिख रहे हैं जो सीरीज में है, सीरीज में इनको भी सॉल्व कर लीजिए। तो इनके लिए क्या हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1/2k प्लस 1/2k मतलब क्या 3/2k। 3/2k का मतलब क्या k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2k/3 होगा। तो इन तीनों को भी हटा करके आप एक सिंगल स्प्रिंग से यहां पर रिप्लेस कर सकते हो और उसका स्टिफनेस क्या हो जाएगा आपका इस सिंगल स्प्रिंग का, ये हो जाएगा आपका 2k/3 होगा। अब देखो ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग आपस में पैरेलल है, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग भी आपस में क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप इन दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, इनके लिए हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। आपका k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, k इसके लिए क्या है 3k/2 प्लस k, क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में जो आपका इक्विवेलेंट स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 होता है। तो यहां पर k1 कितना है 3k/2 और k2 कितना है k, तो आपने क्या करा k इक्विवेलेंट को लिखा 3k/2 प्लस k। ठीक, दूसरी तरफ इसके लिए यहां पर भी दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों के लिए भी आप क्या लिखोगे k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। k1 कितना है k के बराबर है और k2 कितना है 2k/3 के बराबर, तो 2k/3। ठीक है, अब k इक्विवेलेंट इसका भी आ गया, k इक्विवेलेंट इसका भी आ गया, मतलब इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5k/2 होगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5k/3 होगा। मतलब इन दोनों को हटा करके आप एक सिंगल स्प्रिंग लगा सकते हैं यहां पर, जिस स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना होगा, इस वाले स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5k/2 और इस वाले स्प्रिंग का यहां पर इन दोनों को हटा करके अगर आप एक सिंगल स्प्रिंग लगाएंगे तो इसका स्टिफनेस कितना हो जाएगा, इसका स्टिफनेस हो जाएगा 5k/3 होगा, 5k/3। और ये जो दोनों हैं ये आपस में ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी पैरेलल है। और पैरेलल के लिए आप फिर से फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, यहां पे k1 कितना है 5k/2, k2 कितना है 5k/3, तो आपका इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना आ गया, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5k/2 प्लस 5k/3। एलसीएम ले लीजिए कितना 6, 3 मतलब 15k प्लस 2 10k मतलब कितना 25k/6। आप यहां पर इसको कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा 25k/6। तो इक्विवेलेंट आप सबको हटा करके आप क्या कर सकते हैं, आप सारे स्प्रिंग्स को हटा करके इस मास m को एक सिंगल स्प्रिंग से आप यहां पर अटैच कर सकते हैं, जिस स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या होगा आपका, k जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा आपका 25k/6 और यहां पर मास कितना है m। आपसे पूछा क्या गया है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड आपका होता है t इक्वल टू होता है आपका t होता है 2π/ω, मतलब t इक्वल टू 2π√m/k और यहां पर k के बदले क्या होगा k इक्विवेलेंट होगा। तो आपका टाइम पीरियड कितना हो गया 2π√m डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट कितना है 25k/6 मतलब 6m/25k। आया था ये आंसर, नहीं आया था, टेक्निक सही जा रहा था, रास्ता तो यही था ना आप लोगों का। ठीक है, अभी इसको आप चाहो तो 25 को आपका बाहर भी निकाल सकते हो, यहां पर 5 लिख दो, 2π/5 √6m/k। आया समझ, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, लिख लीजिए इसको। देखिए आप लोग हम एक बात बता रहे हैं सबको, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब स्टूडेंट लाइफ में आप लोग हैं तो आप लोग के दिमाग में कितने कितने प्रकार के और किस किस तरह के डाउट्स आते होंगे। सवाल बनता होगा, बहुत खुश हो जाते हो जाके आप बना लिए सवाल सर, अब तो देखिए आप तो सीधे IIT बॉम्बे, इससे नीचे तो बात ही नहीं करेंगे। अगला सवाल नहीं बनता होगा, फिर से एकदम पूरा धड़ाम हो जाते होंगे। होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है ना। कभी भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं और थ्रू आउट योर प्रिपरेशन कहीं पर भी अगर आप किसी भी तरह का परेशानी जूझ से फेस कर रहे हो, से डील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये सर पढ़ तो रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा आपके प्रिपरेशन में कहीं पर भी दिक्कत होगा, आप बिल्कुल फ्रीली आकर के मेरे से बता सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मेरा रोल यही नहीं है कि आपको आकर के 1 घंटा 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ाए, उसका मेरा काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है।
आप पढ़ाई के दौरान कोई सा भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, हर तरह का प्रॉब्लम आप मेरे के साथ शेयर कर सकते हो। आपको हम अपने बारे में बता दें, हम कॉलेज में थे तो मेरे जो HOD थे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो HOD थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। और कोई भी बच्चा उनके सामने आने जाने से कतराता था, उनके सामने पढ़ना नहीं चाहता था। टाइम के इतने पाबंद थे कि उनका क्लास स्टार्ट होता था 9 बजे। पहला क्लास अपना जानबूझ करके वो पहला क्लास खुद का रखे थे कि 9 बजे हमको चाहिए कि हर बच्चा क्लास में मौजूद हो। और जो अगर 9 बजने में अगर किसी का 9 बजे कोई 2 मिनट पर आया ना, उसको क्लास में एंट्री नहीं देते थे, भगा देते थे उनको। और हम उनकी क्लास में हमेशा टाइम पर पहुंच जाते थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम सुबह उठ जाते थे, नहीं, बट किसी भी तरह लेट भी अगर उठे तो मैनेज करके उनके क्लास में तो हम टाइम पे पहुंच जाते थे। एक दिन क्या हुआ, हो गया मेरा लेट, 10 मिनट लेट हो गया। और उनका हिसाब किताब यही था कि जो बच्चा लेट आया क्लास, जो भी आया लेट, 1 मिनट 2 मिनट भी लेट हुआ, उसको बाहर ही रहना है, उसको क्लास में वो एंट्री देते ही नहीं थे। अलाउड ही नहीं था वो क्लास में आना। ठीक है, अब 10 मिनट मेरा लेट हुआ, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। बट उस दिन जो टॉपिक डिस्कस होने वाला था, जो क्लास में वो पढ़ाने वाले थे, वो काफी शानदार टॉपिक था। हम गए, जाकर के ऐसे गेट के सामने खड़े हो गए। हमको लगा था कि बहुत कड़ा वाला डांट हमको सुनने को मिलेगा, बट सर ने मेरे को क्लास में अलाउ कर दिया। बोले कि आओ, आकर के बैठो। और वहां जितने बाकी स्टूडेंट्स थे, सब लोग बिल्कुल शॉक्ड फेस के साथ ये देख रहे थे, क्योंकि बाकी सबको सर ने कभी ना कभी भगाया था, सबको कभी ना कभी भगाया था। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको रोज भगाते थे, वो रोज लेट होते थे, वो रोज भगाते थे। और वो लोग बड़ा अचंभित तरीके से देख रहे थे कि यार ये पार्शियलिटी कैसे है, हम लोग को घुसने नहीं देते, इसको घुसा लिया। उसका रीजन था, टीचर जो होता है ना, कोई भी टीचर होता है, चाहे आज हम हैं, चाहे वो उस समय थे, चाहे आगे जो भी टीचर्स होंगे, वो हर बच्चे को समझते हैं कि बच्चा अंदर से है कैसा, पढ़ने वाला है या बस ऐसे ही घूमने फिरने वाला, इस टाइप का है। मेरे को जब भी हम कॉलेज में होते थे, कॉलेज में तो घर में आप होते हो तो आप पेरेंट्स के साथ होते हो, जब आप कॉलेज में होते हो तो पेरेंट्स भी वहां नहीं होते हैं। तो जब भी मेरे को किसी भी तरह का दिक्कत होता था, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत हो, पढ़ाई के अलावा कोई दिक्कत हो, हम हमेशा अपने कुछ टीचर्स थे, हर टीचर नहीं, हर टीचर के साथ मेरी भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती थी। कुछ टीचर थे जो मेरे को नहीं पसंद, हालांकि वो बहुत अच्छे टीचर्स थे, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बट मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं करती थी। और कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनके साथ हम अपना हर एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे होते थे लाइफ में, हम ओपनली जाकर के बोल सकते थे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे से, तो ये डर कभी मत रखना यार कि हम सर से सिर्फ उतना ही बात कर सकते हैं जितना मेरा पढ़ाई से संबंधित है। उसके अलावा किसी भी तरह का अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, जैसा भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप बता सकते हैं। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा कि हम आपको डांटेंगे नहीं, समझाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपको अगर अच्छा लगेगा एडवाइस मानिएगा, या नहीं अच्छा लगे तो मत मानिएगा। बट अगर आप बात शेयर नहीं करेंगे, मेरे साथ नहीं करना है, मत करो मेरे साथ शेयर, घर में ही शेयर करो, किसी के साथ शेयर करो, किसी बड़े के साथ शेयर करो, किसी मैच्योर इंसान के साथ शेयर करो जो आपके प्रॉब्लम्स को समझ करके उसका एक वाजिब सॉल्यूशन आपको बता सके, ताकि आपका प्रिपरेशन हैम्पर ना हो। नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा पढ़ा, कोई प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम के चलते 4 दिन 5 दिन पढ़ा ही नहीं, लेकर के बैठ गया, छठे दिन उसको पता चला यार 6 दिन हम पढ़े नहीं, एक चैप्टर निकल गया मेरा, पूरा एक चैप्टर बर्बाद हुआ, आगे आने वाला 2-4 चैप्टर और बर्बाद हो गया। तो ये गलती कभी मत करिएगा किसी के भी साथ। अपने घर में अगर आप मेरे से फ्री नहीं महसूस करते हैं तो किसी और से बात करिए, बट बात करिए, अपना प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस करिए, उसका सोल्यूशन खोजने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ये तैयारी जो है ना, ये पूरी मेंटल तैयारी है, पूरी मेंटल तैयारी है। आपका मेंटल जो लेवल होना चाहिए, मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए, वो जब आपका मेंटल प्रिपरेशन अच्छा होगा, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, तभी आप तगड़े तगड़े सवाल बना पाएंगे। नहीं तो पता चला कि यार स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कुछ और उसको हम बनाने को दे रहे हैं सवाल, वो कभी नहीं बना पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस सब बातों को ध्यान में रखिएगा। आज जो पढ़ाया आप लोग को समझ में आया? सब कुछ समझ में आया? सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो समझ में आया? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज और पैरेलल समझ में आया? तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए देखो